हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की साइंस। और क्लास 8 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था कंबशन एंड फ्लेम, यानी कि दहन और ज्वाला। तो इसी चैप्टर को आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, अपने लास्ट लेक्चर में हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया था। दहन और ज्वाला से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे हमने सारे लगभग पढ़ लिए थे। फिर कुछ और टॉपिक्स हम इसमें पढ़ रहे थे, जैसे कि ईंधन क्या होते हैं, ठीक है, और एक स्वच्छ ईंधन क्या होता है, कैसे ईंधन का उपयोग हम करते हैं, ठीक है। तो ईंधन के बारे में हम पढ़ रहे थे। चलिए बच्चों, तो चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं और एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। चलिए, तो प्रीवियस लेक्चर में लगभग दहन से रिलेटेड ये सारे टॉपिक्स हमने पढ़े, ठीक। फिर साथ में हमने ज्वाला के बारे में पढ़ा कि ज्वाला क्या है, इसके क्या क्या कौन कौन से अलग अलग क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों के बारे में भी हमने डिटेल में डिस्कस किया, ठीक है। और जैसे सुनार ज्वाला के कौन से भाग का उपयोग करते हैं, क्यों उस पर फूंक मारते हैं, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। चलिए, तो एक बार आप देख लीजिए बच्चों। चलिए, तो ईंधन के बारे में हम पढ़ रहे थे। ईंधन यानी कि फ्यूल क्या है, जिसे हम जलाते हैं, ऊर्जा उत्पन्न ये ऊर्जा को उत्पन्न ये करता है, ठीक है। ईंधन का उपयोग हम कई सारी चीजों में करते हैं, ठीक है। इसका उपयोग खाना पकाने के लिए या अलग घरों में, अर्थात इसके अलावा घरों के अलावा हम इंडस्ट्रीज में भी फ्यूल का उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए, फिर हम पढ़ रहे थे बच्चों कि एक आदर्श ईंधन क्या होता है। देखो, आदर्श ईंधन कौन सा होगा। देखो, ईंधन तो हमारे पास बहुत प्रकार के हैं, जैसे हमने कहा अगर हमें कुछ एग्जाम्पल्स लिखने हैं ईंधन के, तो क्या क्या हो सकते हैं। देखो, एलपीजी भी एक ईंधन है, लकड़ी भी एक ईंधन है, पेट्रोल भी एक ईंधन है। फिर अगर मिट्टी के तेल की बात करें, ये भी एक ईंधन है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ईंधन हमें पता है, जैसे कि कोयला है, ये भी एक ईंधन है। तो कई सारे हमारे पास अलग अलग ईंधन है। लेकिन अगर हम बात करते हैं आदर्श ईंधन की, तो आदर्श ईंधन क्या है, तो यहाँ पे हम उसके गुणों के बारे में पढ़ेंगे कि आदर्श ईंधन के कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं क्या होनी चाहिए। फिर हम उनसे जो है जो हमारे ईंधन है उनको कंपेयर करेंगे, ठीक है। चलिए, कैसे देखो, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि अगर हमें 1 लीटर पानी बॉईल करना है और हमें 3 ईंधन दिए गए हैं, एक है एलपीजी फर्स्ट, सेकंड है लकड़ी, और तीसरा है गोबर के उपले। तो हम 1 लीटर पानी को, 1 लीटर वाटर को बॉईल करने के लिए, यानी कि उबालने के लिए, इन तीनों में से कौन सा ईंधन का उपयोग करना पसंद करेंगे या उपयोग करेंगे। देखो बच्चों, गोबर के उपलों को तो पहले ही हम रेस से बाहर कर देंगे। क्यों? क्योंकि देखो, इन्हें जलाने में बहुत ज्यादा समय लगता है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये उतनी ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करते, यानी कि ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करते। तीसरी चीज, ये बहुत ज्यादा पॉल्यूशन भी करते हैं, रेजिड्यू भी बहुत सारा बचता है, और ये पूरी तरीके से जलते भी नहीं है, ठीक है। तो फायदा कुछ नहीं हो रहा, इनसे नुकसान ही नुकसान है। तो हम गोबर के उपलों का उपयोग तो नहीं करेंगे। सेकेंड ऑप्शन, लकड़ी को भी हम यहाँ से हटा देंगे। हालांकि पहले के समय में हम लकड़ी का ही उपयोग किया करते थे, है ना। खाना पकाना हो, पानी गर्म करना हो, या कोई भी काम हो, हम लकड़ी का ही उपयोग किया करते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एलपीजी भी अगर ऑप्शन है, अगर एलपीजी ऑप्शन ना होता, है ना, कोई और हमारा वैसा ईंधन होता जिसका हम उपयोग ना कर पाते, तो शायद हम लकड़ी को चुनते। लेकिन देखो, एलपीजी के कंपेयर में लकड़ी को, अगर इन दोनों का कंपैरिजन करें, तो लकड़ी को जलाने में अधिक समय लगेगा, क्योंकि लकड़ी पहले अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचेगी, फिर जाकर के बर्न होगी। जबकि एलपीजी जो है उसका इग्निशन टेम्परेचर होता है बहुत कम, तो वो आसानी से आग पकड़ लेता है, ठीक है। अब लकड़ी बहुत ज्यादा पॉल्यूशन यानी कि धुआं क्रिएट करती है, धुआं बनाती है, जबकि एलपीजी कोई धुआं नहीं बनाता। अब
लकड़ी अगर प्रॉपर नहीं जलेगी, यानी कि ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा उसे नहीं मिलेगी, तो हमें अनबर्न्ड कार्बन के पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे जो श्वास संबंधी बीमारियां भी फैलाते हैं, जबकि एलपीजी से ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है। तीसरी चीज, लकड़ी के जलने से धुआं निकलता है। ठीक है, धुआं क्या करता है, पॉल्यूशन करता है, जबकि एलपीजी कोई पॉल्यूशन नहीं करती। चौथी चीज ये है कि बच्चों, लकड़ी जो है एलपीजी के कंपैरिजन में कम ऊर्जा उत्पन्न करती है, कम हीट एनर्जी प्रोड्यूस करती है। इस वजह से हम एलपीजी को चूज करते हैं लकड़ी से। ठीक है। लकड़ी और एलपीजी में से अगर हमें चूज करना है एक बेटर फ्यूल पानी को गर्म करने के लिए, तो हम एलपीजी ही चूज करेंगे, क्योंकि लकड़ी के कितने सारे नुकसान है। और एक और नुकसान है कि लकड़ी क्या करती है, बाद में रेजिड्यू छोड़ती है। ठीक है, अपने पीछे जो है कुछ ना कुछ रेजिड्यू छोड़ेगी, जबकि एलपीजी किसी प्रकार का कोई रेजिड्यू नहीं छोड़ता। ठीक है। तो इतने सारे हमने लकड़ी के जो है फायदे इतने सारे नहीं हैं जितने एलपीजी के हैं। तो अगर हमें 1 लीटर पानी बॉईल करना है तो इजीली गैस ऑन करेंगे, वाटर बॉईल करेंगे, गैस ऑफ कर देंगे, आसानी से पानी बॉईल हो जाएगा। ठीक है। तो इन तीनों में से अगर हम कहें कि कोई एक आदर्श ईंधन है, इन तीनों में से अगर कहें तो एलपीजी है एक आदर्श ईंधन। क्योंकि बच्चों, लकड़ी को काटने के लिए देखो लकड़ियां होनी चाहिए। अब धीरे धीरे क्या है, जैसे जैसे हम लकड़ियों को अगर ज्यादा काटेंगे, उतने जंगल भी तो कम होंगे, उतने पेड़ भी तो कम होंगे। फिर क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन होने लगेगा धीरे धीरे। पेड़ कम होंगे, डिफॉरेस्टेशन होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, ग्लेशियर्स पिघलेंगे, और जो हमारे जलीय क्षेत्र हैं, निचले जलीय क्षेत्र हैं, प्लेन्स एरियाज है, वहां पर बाढ़ जैसी समस्याएं आ सकती हैं। और ग्लोबल वार्मिंग से आप जानते हैं बहुत सारी चीजें होती, जैसे ओजोन डिप्लीशन है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलते हैं एनवायरमेंट संबंधी। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमने देख लिया है कि हमारा आदर्श ईंधन कैसा होना चाहिए, एलपीजी जैसा होना चाहिए। इसके अलावा और भी गुण हैं आदर्श ईंधन के, बिल्कुल है, उनको हम यहाँ पर रीड करेंगे। तो पहला हमने पढ़ा कि आदर्श ईंधन कैसा होना चाहिए, जो आसानी से मिल जाए। ठीक है, सस्ता भी हो, तो वो भी एक आदर्श ईंधन होगा, और जो आसानी से जल जाए और मध्यम रूप से जलता हो। फिर पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता हो, वो भी होना चाहिए कि ऊष्मा तो हमारे लिए मेन है, हीट एनर्जी अगर वो अच्छा प्रोड्यूस करता है तो एक अच्छा ईंधन है। ठीक है। तथा कोई अवांछित पदार्थ पीछे ना छोड़ता हो, यानी कि कोई भी अनवांटेड पार्टिकल या अनवांटेड सब्सटेंस ये ना छोड़ता, कोई भी रेजिड्यू ना छोड़ता हो। ठीक है, जैसे गोबर के ऊपर छोड़ते हैं रेजिड्यू, बिल्कुल छोड़ते हैं। यह असंभव है कि हमें ऐसा ईंधन मिल जाए जिसे पूर्णतः उपयुक्त माना जा सके। अब बच्चों, यहाँ पर खुद ही ये जो पॉइंट है लिखा गया है कि ये इम्पॉसिबल है, असंभव है कि हमें ऐसा ईंधन मिल जाए जिसमें ये सारी क्वालिटीज हों, है ना। सारी क्वालिटीज वाला ईंधन मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसीलिए हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, हमारा एम क्या होना चाहिए, ये एम नहीं होना चाहिए कि हमें बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ईंधन ढूंढना है, क्योंकि ऐसा नहीं मिलने वाला कोई भी ईंधन। किसी ना किसी ईंधन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। हो सकता है ईंधन सारी चीजें ये फॉलो करता हो लेकिन सस्ता ना हो, सारी चीजें फॉलो करता हो लेकिन रेजिड्यू छोड़ता हो, सारी चीजें फॉलो करता हो लेकिन जो है इसका जो ऊष्मा है वो कम प्रोड्यूस करता हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए कि किसी विशिष्ट उपयोग के लिए आवश्यक अधिकांश मानदंडों को पूरा करता हो। तो हमारा एम ये होना चाहिए कि हमें ऐसा ईंधन ढूंढना है जो इनमें से ज्यादा चीजों को फॉलो करता हो। ठीक है। चलिए, सभी ईंधनों की लागत एक समान नहीं होती। ठीक है, कुछ ईंधन अन्य की तुलना में अधिक किफायती होते हैं। अब ईंधन के उदाहरण की बात करें, जैसे मेथनॉल है, गैसोलीन है, डीजल है, प्राकृतिक गैस जिसको हम नेचुरल गैस कहते हैं वो है, हाइड्रोजन है, बायोडीजल है। ठीक है, इसके अलावा और भी हमने देखे, जैसे कि लकड़ी है, एलपीजी है, बाकी सीएनजी यानी कि जो नेचुरल गैस है, उसको जब हम कंप्रेस करते हैं तो वो बन जाती है कंप्रेस नेचुरल गैस। ठीक है, जिसको हम प्राकृतिक गैस या संपीड़ित प्राकृतिक गैस भी कहते हैं। तो ये हमारे कुछ और उदाहरण भी है ईंधनों के। चलिए, क्लियर है इतना, नोट कर लीजिए इतना। आगे बढ़ते हैं बच्चों, फ्यूल्स की बात करते हैं। तो हमारे पास 3 तरह के ईंधन हैं। ठीक है, फिलहाल हम यही पढ़ने वाले हैं। कुछ होते हैं सॉलिड्स, यानी कि ठोस ईंधन,
कुछ होते हैं लिक्विड्स यानी कि द्रव ईंधन, और कुछ होते हैं गैस यानी कि गैसीय ईंधन। ठीक है, अब ये कौन कौन से हैं? अगर हम सॉलिड ईंधन की बात करें तो ये पदार्थों को भी इंक्लूड करता है, जैसे कि लकड़ी है, कोयला है, कोक है, ये सभी क्या है हमारे सॉलिड यानी कि ठोस ईंधन। अगर हम बात करें जो हमारे द्रव ईंधन है, तो जो पेट्रोलियम से हमें मिलते हैं कुछ कुछ, जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है, और केरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल है। ठीक है, अगर हम गैसीय ईंधनों की बात करें तो जैसे कि प्राकृतिक गैस है, अच्छा वाटर नहीं है कोई भी गैसीय ईंधन, हाइड्रोजन हमारा होता है। ठीक है, गैसीय ईंधन, हाइड्रोजन भी फ्यूल है। क्या आप हायर क्लासेस में जब हम जाएंगे तो हम हाइड्रोजन के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा एलपीजी है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, यानी कि तरलीकृत पेट्रोलियम गैस, प्राकृतिक गैस, एलपीजी, और इसके अलावा और भी गैसेस फ्यूल होते हैं, जैसे कि बायोगैस है। ठीक है, और भी हमारे बहुत सारे गैसियस फ्यूल होते हैं, यानी कि गैसीय ईंधन होते हैं। ठीक, तो ये टेबल आपको नोट कर लेनी है, यानी कि नोट करनी क्या है, आपको बस इतना समझना है कि सिर्फ ईंधन जो है, अभी तक हम देख रहे थे ना, ठोस ईंधन ज्यादातर हमने देखे थे, तो ईंधन सिर्फ ठोस या द्रव नहीं होते, गैसीय भी होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नोट कर लीजिए इनको। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। ईंधन के प्रकार जो कि हमने अभी पढ़े, उनमें कुछ और थोड़ा डिटेल में हम रीड करेंगे। चलिए, सबसे पहला है ठोस ईंधन, यानी कि जो हमारे सॉलिड फ्यूल्स होते हैं। अब ये क्या है? ठोस ईंधन दहनशील पदार्थ होते हैं जो कमरे के तापमान पर ठोस रहते हैं, यानी कि रूम टेम्परेचर पर कैसे हैं, जो जो सॉलिड है वो हमारे ठोस ईंधन, जैसे कोयला है, कपूर है, लकड़ी है, लकड़ी का कोयला है, ठीक है, कोक है, ये सभी हमारे कैसे ईंधन है? ठोस ईंधन है। तरल ईंधन की बात करते हैं, वाष्पशील तरल पदार्थ जो दहनशील वाष्प उत्पन्न करते हैं। ये क्या उत्पन्न करते हैं? दहनशील वाष्प उत्पन्न करते हैं, उन्हें तरल ईंधन कहा जाता है। ये हमारे वाहनों में व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं। अच्छा, वाहनों में भी हम इन्हीं का उपयोग करते हैं, जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है, ठीक है, सीएनजी, सीएनजी एक गैसेस फ्यूल है, ये भी यूज किया जाता है वाहनों में। ठीक है, तो फिलहाल अगर हम लिक्विड्स की बात करें तो पेट्रोल है, डीजल है, जो हमारे वाहनों में भी यूज या उपयोग किया जाता है। वाहनों में कैसे? देखो, जो पेट्रोल है ये यूज किया जाता है बच्चों, जो हमारे हल्के स्वचालित वाहन होते हैं, जैसे कार हो गया, स्कूटर हो गया, मोटरसाइकिल हो गई, ठीक है, इनके लिए पेट्रोल का उपयोग किया जाता है। अगर हम डीजल की बात करें तो जो हमारे भारी मोटर वाहन होते हैं, जैसे कि ट्रक हो गया, ट्रैक्टर हो गया, उनमें डीजल का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण भी दिए हुए हैं, आपको उदाहरण लिख लेने हैं, जैसे कि पेट्रोल है, केरोसिन है, ठीक है, केरोसिन हम जेट में भी यूज करते हैं, डीजल है, ये सारे हमारे तरल ईंधन या द्रव ईंधन जिन्हें कहते हैं। अगला है गैसीय ईंधन। दहनशील गैसों का दहनशील गैसों के मिश्रणों को गैसीय ईंधन कहा जाता है। दहनशील गैस या दहनशील गैसों के मिश्रण को गैसीय ईंधन कहा जाता है। उदाहरण की बात करें तो जैसे कि सीएनजी है हमारे पास, एलपीजी है, प्रोपेन है, बायोगैस है,
मीथेन है, मीथेन भी क्या है, एक गैस है। इसके अलावा ब्यूटेन है, ब्यूटेन भी क्या है, एक तरह की एक गैस है। ठीक है, तो ये सारे ही हमारे क्या है, गैसियस फ्यूल। सीएनजी है, एलपीजी है, मीथेन है, ब्यूटेन है, प्रोपेन है, बायोगैस है, ये सारे ही गैसियस फ्यूल हैं। तो जो हमने टेबल बनाई थी, तो आप चाहें तो ऐसे में टेबल बना सकते हैं। ठीक है, कैसे, यानी कि बनाना आपको ऐसे ही है, सॉलिड लिक्विड गैस ऐसे ही लिखना है। यहाँ पर सॉलिड की डेफिनेशन लिख लेनी है, यहाँ पर लिक्विड की डेफिनेशन, यहाँ पर गैसेस की डेफिनेशन, फिर यहाँ पर उनके एग्जाम्पल्स लिख लेने हैं। ठीक है, तो ऐसे अगर टेबल बना करके या फ्लो चार्ट बना करके आप लिखोगे तो आसानी से आपको याद रहेगा। ठीक है बच्चों, चलिए नोट कर लीजिए इनको, और एग्जाम्पल आपको जरूर नोट करने। इसके अलावा अगर कोई और एग्जाम्पल्स है जो आपको पता है, ठीक है, तो आप वो भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ईंधन दक्षता के बारे में बात करते हैं। अब ईंधन दक्षता क्या होती है, डेफिनेशन को देख लेते हैं। किसी ईंधन की दक्षता उसके कैलोरी मान पर, यानी कि कैलोरीफिक वैल्यू जिसे हम कहते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू या कैलोरी मान पर निर्भर करती है। किसी ईंधन का कैलोरी मान क्या होता है, चलो, ईंधन का कैलोरी मान 1 किलोग्राम ईंधन के पूर्ण दहन से उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा पर निर्भर करता है। ईंधन के कैलोरी माप को मापने के लिए किलो जूल प्रति किलोग्राम का उपयोग किया जाता है। देखो, तो ईंधन है क्या कि 1 केजी फ्यूल, 1 केजी ईंधन जब पूर्ण दहन होगा, 1 केजी ईंधन के पूर्ण दहन से कितनी ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, ईंधन दक्षता कहते हैं। और इसको कैसे नापा जाता है, इसको नापा जाता है किलो जूल पर केजी से। ठीक है, कैसे नापा जाता है, किलो जूल पर केजी से इसे नापा जाता है। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे कि कैसे अलग अलग जो फ्यूल्स है उनकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो अलग अलग है। ठीक है, इसके बारे में आगे बात करते हैं। फिलहाल आप इतना नोट कीजिए पहले। चलिए, तो इतना तो हमें समझ आ गया कि ईंधन दक्षता क्या है, कैलोरी मान यानी कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या है। 1 केजी ईंधन जब इसका कंप्लीट कंबशन होगा यानी कि पूर्ण दहन होगा, उससे जितनी ऊष्मा ऊर्जा निकलेगी। ठीक है, तो ऐसे हम डिफाइन करते हैं। और ये जो ऊष्मा निकलती है इसको हम कैसे नापते हैं, मेजर करते हैं किलो जूल पर केजी में। अच्छा, ये हमें क्या बताएगा, ये हमें बताएगा कि कौन सा ईंधन कितना कुशल ईंधन है। देखो, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि हम 1 केजी ईंधन को जला रहे हैं। अगर ईंधन को हम कुछ भी ले ले, 1 केजी लकड़ी ले ले, 1 केजी एलपीजी ले ले, मान लीजिए हमने 1 केजी एलपीजी लिया है और 1 केजी लकड़ी लिया है, तो इनको जब हमने जलाया, ठीक है, 1 केजी दोनों को, 1 केजी जलाने पर दोनों को जब हमने इनको मापा किलो जूल पर केजी में, तो हमने क्या देखा कि जो एलपीजी है उनकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है एलपीजी की वो ज्यादा है। ठीक है, जबकि 1 केजी ही एलपीजी है और लकड़ी की एलपीजी से काफी कम है, और 1 केजी हमने लकड़ी ली। वहीं 1 केजी अगर हम काव डंग केक ले लें, काव डंग केक यानी कि बच्चों गोबर के उपले, ठीक है, गोबर के उपले ले लें। ठीक है, तो ये तीनों ईंधन ले लिया हमने 1-1 केजी। तो हम क्या देखते हैं, ये जो काव डंग केक है, इनकी जो ये ऊष्मा ऊर्जा होती है ये बहुत ज्यादा कम निकलती है, यानी कि बहुत कम कैलोरीफिक वैल्यू यहाँ पर होती है, जिस वजह से ये एक कुशल ईंधन नहीं माने जाते। ठीक है, तो यानी कि जितनी ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू उतना अच्छा ईंधन। ठीक है, चलिए, इतनी बात क्लियर है। तो अगर हम ये तीनों का ऑर्डर लिखें तो एलपीजी हमारा सबसे अच्छा ईंधन होगा, फिर लकड़ी, फिर हमारा जो ये काव डंग केक है यानी कि गोबर के उपले हैं वो। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ फ्यूल और उनकी कैलोरीफिक वैल्यूज को। तो देखो बच्चों, यहाँ पर है हाइड्रोजन, एक फ्यूल है, जैसे हमने पहले भी बात की थी। हाइड्रोजन फ्यूल आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे इसके बारे में।
तो इसकी अगर कैलोरीफिक वैल्यू देखी जाए तो सबसे ज्यादा है, यानी कि ये एक सबसे ज्यादा अच्छा ईंधन है। वहीं अगर आप काव डंग केक यानी कि जो गोबर के उपले हैं, इनकी कैलोरीफिक वैल्यू देखो तो ये बहुत कम है, कम से कम 6000 से 8000, सबसे कम यही है। ये हमारे सबसे कुशल ईंधन नहीं है। अगर हम तालिका को देखें तो हम पाएंगे, तो तालिका को देख करके हमें क्या समझ आ रहा है, यानी कि इस टेबल को देख करके हमें क्या समझ में आ रहा है कि हाइड्रोजन सबसे अधिक कुशल ईंधन है। क्यों है? इसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा है। उसके बाद आता है हमारा एलपीजी। एलपीजी भी एक कुशल ईंधन है क्योंकि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी ज्यादा है। अच्छा, हाँ बिल्कुल, चलिए। फिर आता है सीएनजी, फिर आता है मीथेन, इसके बाद आते हैं, फिर उसके बाद आता है केरोसिन, फिर डीजल, फिर हमारा मीथेन। मीथेन का स्थान आता है। फिर यहाँ गोबर का जो उपला है सबसे कम कुशल ईंधन लगता है। तो सबसे कम कुशल ईंधन क्यों? इसकी कैलोरीफिक वैल्यू की वजह से। अगर आप कैलोरीफिक वैल्यू को ध्यान से देखोगे तो बहुत कम है, यानी कि ये एक अच्छा फ्यूल नहीं है। तो अच्छा फ्यूल कौन होगा, है ना, जो कम मात्रा में ज्यादा हीट एनर्जी देगा, ज्यादा हीट एनर्जी देगा, वही तो एक अच्छा ईंधन होगा। अगर हम एलपीजी की बात करें और लकड़ी की बात करें तो बहुत सारी लकड़ी हमें जलानी पड़ती है, उससे बहुत प्रदूषण तो होता ही है, रेजिड्यू भी बचता है और साथ साथ लकड़ी को भी काटना पड़ता है। ठीक है, वहीं अगर हम एलपीजी की बात करें तो सिंपल सी गैस, ना इसमें कोई रेजिड्यू, ना कोई पॉल्यूशन, ठीक है, और इजी ये होती है ट्रांसपोर्ट के लिए, कहीं से भी से आसानी से लाया जा सकता है, ले जाया जा सकता है, अगर हम एलपीजी की बात कर रहे हैं तो। ठीक है, और अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और 1 kg लकड़ी को और 1 kg एलपीजी को जलाया जाए तो दोनों की कैलोरीफिक वैल्यू में कितना डिफरेंस है आप देखो। एलपीजी इतना है, और अगर हम लकड़ी की बात करते हैं तो लकड़ी देखो कितना डिफरेंस है दोनों के बीच में, यानी कि दोनों को अगर हम 1 kg जलाते हैं तो ये इतना ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू इसकी होती है, यानी कि इतनी ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जबकि लकड़ी जो है बहुत कम हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इसीलिए एलपीजी भी हमारा क्या है, एक कुशल ईंधन है, एक बहुत अच्छा ईंधन है। इसके साथ साथ अगर आप सीएनजी मीथेन देखें तो इनका लगभग सेम कैलोरीफिक वैल्यू है, ये भी हमारे अच्छे ईंधन होते हैं। साथ ही अगर हम डीजल, केरोसिन, पेट्रोल की बात करें तो ये भी लगभग सेम है, या कोल की बात करें ये भी लगभग सेम है, यानी कि ये जो कैलोरीफिक वैल्यू है लगभग सेम है, यानी कि सेम अमाउंट में ये हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ये भी अगर देखा जाए तो एक तरह से अच्छे ईंधन ही है। ठीक, चलिए, तो ये टेबल आप नोट कर लीजिए, साथ ही जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने यहाँ पर लिखे हैं, हाईलाइट किए हैं, इन्हें भी आपको नोट कर लेना है। चलिए, अब ईंधन को जलाने के हानिकारक प्रभावों के बारे में बात करते हैं। जैसे कि हमने देखा हमारे पास अलग अलग तरह के ईंधन है ना, और कई सारे ईंधनों को हमने देखा कि उनसे पॉल्यूशन भी हो रहा है। तो क्या सिर्फ पॉल्यूशन एक हानिकारक प्रभाव है, या इसके अलावा और भी कुछ बातें होती हैं जो हानिकारक होती हैं? चलिए, तो इसके अलावा और भी चीजें होती हैं बच्चों, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लकड़ी की बात करते हैं। लकड़ी, कोयला या पेट्रोलियम जैसे कार्बन ईंधन, ये क्या है हमारे एक तरह के, हम इन्हें क्या बोलते हैं, कार्बन फ्यूल्स ये हैं। हवा में राख और बिना जले हुए महीन कार्बन कण छोड़ते हैं। तो हवा में ये राख तो छोड़ते ही है, ठीक है, इसके अलावा अलग अलग गैसेस भी छोड़ते हैं और छोटे छोटे कार्बन के पार्टिकल्स भी छोड़ते हैं। ठीक है, तो इन कार्बन के पार्टिकल्स को जो हवा में है मौजूद, उनको जब हम इनहेल करते हैं, है ना, जब हम सांस लेते हैं तो हवा इनहेल करते हैं, तो साथ साथ ये जो पार्टिकल्स हैं ये भी हम इनहेल कर लेते हैं, जिनकी वजह से अस्थमा जैसी श्वसन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। ठीक है, तो बिना जले हुए कार्बन कण छोड़ते हैं जो अस्थमा जैसी सांस संबंधी बीमारियों का कारण बन सकते हैं। इन महीन कणों को सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर यानी कि एसपीएम भी कहा जाता है। तो ये जो महीन महीन कण होते हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, कि छोटे छोटे जो कार्बन के पार्टिकल्स हैं जो हमें अस्थमा जैसी संबंधी बीमारियां दे सकते हैं, तो इन्हें कहा जाता है बच्चों सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर यानी कि एसपीएम। ठीक है, तो ईंधन जलाने का देखो इतना ज्यादा हानिकारक प्रभाव ये है। दूसरे प्रभाव की बात करते हैं कि ईंधन या जैसे कि कोयला है, गैसोलीन है, ये जो भी हमारे अदर जीवाश्म ईंधन है, जीवाश्म ईंधन यानी कि जीवाश्म ईंधन को कहा जाता है बच्चों फॉसिल फ्यूल।
फॉसिल फ्यूल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मृत प्राणियों के या मृत जो पेड़ पौधे हैं, मृत वनस्पति है, उनके अवशेषों से बनता है। जैसे अगर हम कोयले की बात करें तो कोयला हमारा एक जीवाश्म ईंधन है, यानी कि फॉसिल फ्यूल है, क्योंकि ये मृत वनस्पति के अवशेषों से बनता है। ठीक है, अब ये हमने कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर में पढ़ा है कि कैसे कोयले का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब जब इनका अधूरा दहन होता है, यानी कि इनकम्प्लीट कंबशन होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। हमने पढ़ा है बच्चों कि जब देखो कंप्लीट कंबशन होगा तब तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, जब इनकम्प्लीट यानी कि अपूर्ण दहन होगा तब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलेगी। अब ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है ये बहुत ही पॉइजनस गैस है, यानी कि जहरीली गैस है। अब ये क्या करती है, ये जिस कमरे में ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हो, ये वहां रह रहे जो व्यक्ति है उनकी जान भी ले सकती है। कैसे लेती है? तो देखो ये प्रोसेस कैसे होती है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ये कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, जब हम ऑक्सीजन तो ले नहीं पाएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड जब हम इनहेल करते हैं तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हमारे रक्त में जो हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, जिसको शॉर्ट में ऐसा भी लिखा जाता है HB, ठीक है, इसके साथ मिलकर के कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनने से क्या होता है, हमारा जो ब्लड जो ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है हमारे हार्ट तक, है ना, फिर हार्ट क्या करती है, ब्लड पंप करता है और अदर पार्ट्स तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है। तो ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जब ये बनता है तो ये ऑक्सीजन को ले जाने में असमर्थ बना देता है। ये ईंधन बिना जले हाइड्रोकार्बन भी छोड़ते हैं। देखो जब ऑक्सीजन अदर पार्ट्स तक नहीं पहुंच पाती तो धीरे धीरे दम घुटकर व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, तो ये ईंधन बिना जले हुए हाइड्रोकार्बन भी छोड़ते हैं, जिनमें से कई कार्सिनोजेनिक होते हैं। कार्सिनोजेनिक यानी कि जो कैंसर कॉजिंग होते हैं, जिनसे कैंसर होता है उन्हें कार्सिनोजेनिक कहा जाता है। तो जब हम हायर क्लासेस में जाते हैं तो कार्सिनोजेनिसिटी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है फिलहाल ये बिना जले हाइड्रोकार्बन छोड़ते हैं, जिनमें कई कार्सिनोजेनिक यानी कि कैंसर का कारण होते हैं और गंभीर स्वास्थ्य खतरा पैदा करते हैं। तो बच्चों हमने यहाँ पर देखा कि कैसे ये जो हमारे ईंधन है इनके कितने हानिकारक प्रभाव हैं हमारे एनवायरमेंट पर तो है ही, लेकिन जो हमारी बॉडी है, ठीक है, ह्यूमंस है, एनिमल्स है, उन पर भी इनका बहुत ज्यादा एक नेगेटिव प्रभाव है, हानिकारक प्रभाव है। चलिए तो नोट कीजिए इतना। चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।